में जबरदस्त घमासान है। शरद पवार अब भी कांग्रेस से नाराज हैं। एनसीपी यूपीए में तो है, लेकिन एनसीपी के मंत्री न सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, न ही सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाराजगी ऐसी कि पवार और उनके नेताओं ने प्रधानमंत्री के डिनर में भी शिरकत नहीं की। इस बीच कांग्रेस के साथ रिश्तों को लेकर पवार ने फैसला 2 दिनों के लिए अभी टाल दिया है। न सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, न सरकारी कार्यक्रम में शिरकत, पीएम की डिनर पार्टी से भी नदारद, दफ्तर भी नहीं जा रहे शरद पवार। प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर प्रणब दा को जीत की बधाई देने पहुंचे एनसीपी सुप्रीमो। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी और तामझाम गायब। तो फिर वही सवाल खड़े हुए कि क्या एनसीपी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? पिछले 5 दिनों से पवार और पटेल दफ्तर भी नहीं जा रहे। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने प्रणब दा के सम्मान में रखे गए डिनर का न्योता दिया तो पवार ने उसमें भी शामिल होने से मना कर दिया। यानी फिलहाल एनसीपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सरकार से बाहर है। जब तक ये सारी बातों का एक पूर्ण विराम नहीं लगता है, तब तक जो स्टेटस को, जो जिस तरह से जैसे थे, जो परिस्थिति है, हम अभी किसी भी ऐसे शासकीय कार्यक्रम में हम नहीं जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, यूपीए की जहां तक बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि एनसीपी यूपीए के साथ है या नहीं है, यूपीए के साथ हमारा क्या रिश्ता रहेगा, यूपीए के साथ हमारा रिश्ता बरकरार है। 2 केंद्रीय मंत्री शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे की खबर के बीच एनसीपी दांव पर दांव तो चल ही रही थी। इसमें एक तड़का और लगा जब एनसीपी कोटे से राज्य मंत्री अगाथा संगमा ने भी अपना इस्तीफा एनसीपी सुप्रीमो को सौंप दिया। अगाथा संगमा भी आदरणीय पवार साहब को मिलने के लिए आई थी। वहां पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पार्टी की जो भी लाइन होगी, पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, उसको वो पूरी तरह से वो पालन करेगी। इस बीच कांग्रेस से नाराजगी दिखाने के लिए एनसीपी ने शरद पवार के घर पर बैठक की। बैठक में ये फैसला लिया जाना था कि सरकार में बने रहना है या फिर बाहर से समर्थन देना है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। दलील ये दी गई कि महाराष्ट्र के नेताओं ने बैठक में शिरकत नहीं की। फिलहाल ये फैसला हुआ कि आज अंतिम कोई निर्णय लेने के पहले हमने पुनश्च एक बार हमारे महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ बात करना चाहिए, और इसीलिए संभावित है कि हम लोग कल पुनश्च हमारे इस मामले में निर्णय लेने के लिए बैठेंगे। असल में एनसीपी बैठक में ये तय हुआ कि अजीत पवार से राय मशविरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। उधर कांग्रेस पर एनसीपी के दबाव का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। पार्टी बार बार यही कह रही है कि बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा। कोलिशन पॉलिटिक्स में इस तरह की स्थितियां आती रहती हैं और आमतौर से वे बातचीत से आपसी समझ के आधार पर सुलझ भी जाती है, और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। गठबंधन की यही तो मजबूरी है। सरकार चलाने से ज्यादा वक्त सहयोगियों को साथ लेकर चलने में बीत जाता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को पवार की कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पवार को मनाने की कोशिशें भी जारी है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही मना भी लिया जाएगा। बैठक का नतीजा टलना और एनसीपी का बार बार ये कहना कि वो यूपीए के साथ थी और रहेगी, कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पवार की पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन देने का मन बना रही है या फिर कोई बीच का रास्ता तलाश रही है। यूपीए का सवाल है। ये बात पहले दिन से ही हमने ये आपके सामने स्पष्ट की है कि हम यूपीए के एक हिस्सेदार हैं और आगे भी यूपीए के साथ ही मिलजुल कर यूपीए का एक जिम्मेदार, एक हिस्सेदार समझकर ही एनसीपी अपना काम करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवार ये बात समझ चुके हैं कि उनके नखरे को कांग्रेस ज्यादा झेलने के मूड में नहीं है। एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे, शरद पवार की पुरानी राजनीतिक शैली है। इसी अंदाज में उन्होंने फिर से दिल्ली पर हमला तो बोला है, लेकिन वापसी का रास्ता भी तलाशना शुरू कर दिया है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि यूपीए के साथ हैं और फैसला कोई और करेगा।
पवार की सियासत, पवार के दांव को लेकर सवाल कई हैं, जिनका जवाब आने वाले 1-2 दिनों में ही मिल पाएगा। शमशेर सिंह के साथ संदीप सूनवलकर, दिल्ली आज तक। लेकिन ये 1-2 दिन कितने परेशानी भरे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब प्रतिभा पाटिल, जी हां, जाती हुई राष्ट्रपति के विदाई समारोह में आज सोनिया गांधी जब प्रफुल्ल पटेल से मिली तो उन्होंने बड़े ही इनफॉर्मल अंदाज में उन्हें कहा कि कुछ कीजिए। वहीं खड़ी बीजेपी के अध्यक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कुछ मत कीजिए। तो ये तमाम परेशानियां जिससे गुजर रहा है यूपीए, उसकी आंच सोनिया गांधी पर किस तरह से है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर कांग्रेस से नाराज क्यों है पवार, ये सबसे अहम है। क्या मसला सिर्फ नंबर 2 की कुर्सी का है या फिर बात कुछ और है? दरअसल मसला सिर्फ नंबर 2 की कुर्सी का नहीं है। शरद पवार कई मुद्दों को लेकर केंद्र से नाराज हैं। देखिए, कांग्रेस से क्यों नाराज हैं पवार? क्या है तकरार की असली वजह? एनसीपी सुप्रीमो बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे पवार पचा नहीं पाए और कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी? बताया जाता है कि पवार की नाराजगी की तत्कालीन वजह है नंबर 2 की कुर्सी। प्रणब दा के मनमोहन कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पवार को उम्मीद थी कि सरकार में नंबर 2 का रुतबा उन्हें मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में नंबर 2 की हैसियत पवार को नहीं दी, लिहाजा वो नाराज हो गए। हालांकि उनकी पार्टी बार बार इसे खारिज करती है, लेकिन विपक्ष उन्हें घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। Mr. Pawar does not either want the chair next to the Prime Minister, as I said earlier, that Mr. Pawar's stature, and I'm surprised that yesterday I saw the statement of Mr. Antony about all the people in the cabinet being equal. There is nothing like number 1 or 2. This is a fact. अगर प्रतिष्ठा का सवाल सचमुच है तो एनसीपी ने सत्ता से बाहर आना चाहिए और यूपीए से अलग होना चाहिए। अगर अपमान हुआ है ऐसा उन्हें लगता है तो सत्ता छोड़नी चाहिए ना। सत्ता पे क्यों बैठे हो? सत्ता छोड़ो और अपमान का बदला लीजिए। शरद पवार को लगता है कि सरकार के बड़े फैसलों पर उनसे राय नहीं ली जाती। कैबिनेट में फेरबदल हो या फिर राज्यपालों की नियुक्ति का मसला, पवार को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। प्रणब दा के जाने के बाद लोकसभा नेता का पद भी खाली पड़ा है। शरद पवार को यह डर भी सता रहा है कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो बिना उनकी राय पूछे कांग्रेस पार्टी लोकसभा नेता के नाम का भी ऐलान कर देगी। एनसीपी लगातार यूपीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने एनसीपी की मांग को नजरअंदाज किया है। बताया जाता है कि शरद पवार इस बात को लेकर खासे नाराज हैं। एनसीपी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सीसीएस में शरद पवार को जगह क्यों नहीं दी गई। आखिर क्यों सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को ही सीसीएस का सदस्य बनाया गया? शरद पवार को लगता है कि एनसीपी के पास इतने सांसद नहीं कि यूपीए में अपनी ताकत दिखाई जा सके। हालांकि हम नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी और मजबूत हो, हमारी संख्या पार्लियामेंट में या असेंबलीज में हमारी ज्यादा हो। इसके लिए हम पार्टी के काम के लिए ज्यादा समय देना चाहते हैं। ऐसा पार्टी ने हमको निर्देश एक प्रकार से दिया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के 207 सांसद हैं, तृणमूल के 19, डीएमके के 18, एनसीपी के 9, आरएलडी के 5, बाहर से समर्थन देने वालों में 22 सदस्यों वाली एसपी और 21 सदस्यों वाली बीएसपी शामिल। ऐसे में सवाल ये, आने वाले चुनाव के लिए क्या कांग्रेस भी यूपीए में कोई नया समीकरण तलाश रही है? अभी से समीकरण की बात करना उचित नहीं है। भविष्य में राजनीति में क्या होता है ये भविष्य पे छोड़ना चाहिए। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। नाराज ममता को मनाया गया तो अब पवार साहब रूठ गए हैं। 2014 के चुनाव अब ज्यादा दिन नहीं हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेसी खेमे में कहीं न कहीं नए समीकरण की बात तो जरूर ही चल रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शरद पवार के तेवर 2014 आम चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की एक कड़ी है। संदीप सोनवलकर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। भले ही शरद पवार दिल्ली में अपने तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन झगड़े की जड़ में महाराष्ट्र की सियासत है। शरद पवार को लगता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से ये शिकायत उनकी तरफ से आती रही है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल है एनसीपी और शरद पवार अगर दिल्ली में अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र की सियासत भी है। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे के कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ताजा मामला पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल का है। आरोप है कि दिल्ली में बने नए महाराष्ट्र सदन के लिए भुजबल के चहेते को ठेका दिया गया। महाराष्ट्र सदन की मरम्मत का ठेका केएस चमनकर कंपनी को 50 करोड़ में दिया गया, जिसकी लागत बाद में बढ़कर 200 करोड़ हो गई। आरोप है कि इसके बदले चमनकर कंपनी को 4.5 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोटिंग एफएसआई मुंबई में दिया गया। उन्होंने जो अंधेरे में इसके सामने जो एफएसआई और बिल्डिंग मिली है उसका सेलेबल प्राइस हो रहा है 10,000 करोड़। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनता है, उसकी 4.5 लाख स्क्वायर फीट फ्लोटिंग एफएसआई। मुंबई में ये दुनिया का कौन सा कानून है? उसी की वैल्यू सिर्फ 2,000 करोड़ है। महाराष्ट्र सदन 150 करोड़ का और 2,000 करोड़ का चमनकर कंपनी को मुनाफा दिया गया। छगन भुजबल ही नहीं, पवार के भतीजे अजित पवार और उनके करीबी सुनील तटकरे पर भी घोटाले के आरोप हैं। आरोप है कि राज्य में सिंचाई योजनाओं का बजट बीते 10 साल में करीब 15,000 करोड़ बढ़ा दिया गया और काम पूरा नहीं हुआ। आरोप यह भी है कि 7 प्रमुख योजनाओं में करीब 10,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जल संसाधन विभाग पहले अजित पवार के पास था, अब ये तटकरे के पास है। आरोप है कि तटकरे ने कई कंपनियां बनाकर अपनों को फायदा पहुंचाया। तटकरे ने अपने बेटे के नाम पर करीब 400 एकड़ जमीन खरीदी और एक कंपनी में तटकरे के माली तक को डायरेक्टर बना दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सिंचाई योजनाओं में लागत बढ़ोतरी पर श्वेत पत्र लाने की बात कह चुके हैं। इससे एनसीपी तिलमिला रही है। Which leaders or which party have been drawn into scams is something I do not wish to name, and therefore we are more responsible. As I said the first day, there is a section of the Congress party, I repeat, a section of the Congress party which has been spreading these canards to malign the NCP, and maybe some of them have the sadist pleasure of trying to see that NCP-Congress relations go bad. एनसीपी की शिकायत है कि राज्य के मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं लेते। शिकायत यह भी कि राज्य सरकार ने निगमों और मंडलों में बीते 1 साल में कोई नियुक्तियां नहीं की है। साथ ही एनसीपी कोटे वाले 5 निगमों की नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया। लवासा प्रोजेक्ट को लेकर भी पवार नाराज है। एनसीपी की शिकायत है कि राज्य सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर रही। महाराष्ट्र एनसीपी की सबसे कमजोर नस है और इसी नस पर कांग्रेस ने हमला किया है। यही वजह है कि एनसीपी तिलमिला उठी है। जब तक उसे मरहम नहीं दिया जाता तब तक वो नहीं मानेगी। अब आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति पर। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 82 और एनसीपी के 62 विधायक हैं। बीजेपी के 46 और शिवसेना के 44 विधायक हैं। एमएनएस के 13 और एसपी के 4 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में हमेशा से ही तू मैं होती रही है। खासकर पिछले कुछ दिनों एनसीपी के नेताओं के तेवर तो काफी तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा उसका परिणाम तो महाराष्ट्र की राजनीति पर होना स्वाभाविक है। कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार पर भतीजे अजित पवार का दबाव बढ़ता जा रहा है। अजित पवार सरकार में हैसियत चाहते हैं। मुंबई से स्वप्निल सारस्वत और कमलेश सुतार के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। तो शरद पवार सरकार से नाराज हैं, दफ्तर नहीं जा रहे, कृषि मंत्रालय का कामकाज छोड़ रखा है। वहीं दूसरी ओर देश सूखे से जूझ रहा है। जिस वक्त कृषि मंत्री को अहम फैसले लेने हैं, उस वक्त शरद पवार अपने सियासी दावपेच आजमाने में लगे हुए हैं। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। पुणे में आयोजित एक समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने शिरकत की और इंद्र देवता को मनाने की कोशिश की। जब वो हंसती है, बारिश होती है, छनक छनक चुम चुम। माधुरी जिस कार्यक्रम में बारिश की प्रार्थना कर रही थी, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन पर आयोजित किया गया था। अजित पवार उसी शरद पवार के भतीजे हैं जिनके पास कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बिना इस्तीफा दिए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है और कोप भवन में जा बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब पूरा देश सूखे से त्रस्त है तो कृषि मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? हो सकता है शरद पवार को सूखे की बातें बेमानी लग रही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के इलाके बारामती की तस्वीरें देखिए। बारिश की कमी की वजह से फसल बर्बाद हो रहे हैं और किसानों का बुरा हाल है। सूखा सिर्फ बारामती की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश में लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश का 64% हिस्सा ऐसा है जहां पर बारिश की जबरदस्त कमी है। इन इलाकों में बारिश की इतनी कमी है कि इन्हें जबरदस्त सूखे की श्रेणी में रखा जा सकता है। बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर उत्तर पश्चिम भारत में देखा जा रहा है।
देखिए, ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस बार मानसून की स्थिति काफी चिंताजनक है। ओवरऑल -41% है, जो कि डेफिशिएंट जो रेनफॉल है वो -20 से लेकर के -59 तक। दरअसल इस बार उत्तर पश्चिम में मानसून देरी से जुलाई के दूसरे हफ्ते में आया, लेकिन मानसून आने के बाद भी उत्तर पश्चिम भारत में बादल कम बरसे। दूसरे इलाकों में भी कम बारिश हुई, लिहाजा सूखे के हालात हैं। ऐसे वक्त में कृषि मंत्रालय को अहम फैसले लेने। शुक्र है कि प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया है कि सूखे से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। यानी यूपीए में पवार का ये पावर गेम सिर्फ अपने आंकड़े अच्छे करने के लिए है। देश में अनाज के आंकड़े किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से मानसून नाकाम होने की वजह से लोग परेशान हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है।